Welcome to Jim's Orbit. I'm Malika. In this part of our video, we'll be discussing what are the different types of chemical reactions that takes place. So let's start with the first reaction that you have to study is combination reactions. जैसे कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन. कंबाइन से क्या मतलब है? व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, लेट सपोज ए बी कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं सी. ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए. कंबाइन होने के बाद उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स लिए आपने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए. कंबाइन होने के बाद उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट इज योर सी. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कोई और एग्जांपल ले लो. लेट सपोज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, दिस इज योर प्रोडक्ट. दो रिएक्टेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन हो रहे हैं. कंबाइन होने के बाद दे आर मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हीट यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है बिकॉज जब ये रिएक्शन होता है तो जिस पर्टिकुलर कंटेनर में आप ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो तो दैट बिकम्स हॉट बिकॉज ऑफ द हीट लिबरेटेड इन द रिएक्शन. इसलिए मैंने यहाँ पर हीट मेंशन कर दिया. सो व्हेनेवर टू डिफरेंट or more than two different reactants combine with each other, they form a new compound, they form a new product with different properties. So such type of reactions are known as combination reactions. Clear? Moving on to the next reaction, that is decomposition reaction. Decomposition reaction से मेरा क्या मतलब है? Decomposition मतलब decompose होना, break हो जाना. यहाँ पर क्या होगा? Let suppose आपके पास एक reactant है AB, इसको आपने एनर्जी प्रोवाइड करी. अब वो एनर्जी आप हीट की फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हो. आइदर यू कैन प्रोवाइड लाइट टू इट और यू कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू इट. तो आप किसी भी मोड से इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि ये डिकम्पोज हो जाए, ताकि ये ब्रेक हो जाए. ऑब्वियसली किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. तो ये जो आपने कंपाउंड लिया था ए बी, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू टू और मोर देन न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, जिससे भी वो बना होगा वो उसमें फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है, जैसे ए बी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी का काम कर रहे हैं, इट इज डिकम्पोज एंड इट इज फॉर्मिंग ए प्लस बी. यहाँ पर ही आपके पास प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया FeSO4.7H2. ठीक है, इसको वैसे ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं. ओके, तो जब यहां पर मैंने इसको हीट करा, ट्राइंगल शो कर रही हूं मींस मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूं. हीट इज ऑलवेज शोन व्हेनेवर देयर इज अ ट्राइंगल एट द टॉप ऑफ द एरो. तो जब मैंने इसको हीट करा, सबसे पहले तो ये जो 7H2 है, मतलब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच्ड है, सबसे पहले तो ये लूज कर देगा. आपके पास बन जाएगा FeSO4 प्लस 7H2. ठीक है, फिर जब आप इसको फर्दर हीट करोगे तो आपके पास जो FeSO4 है ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा इसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पर आपने एक कंपाउंड लिया, उसको हीट प्रोवाइड करी. जैसे ही आपने उसको हीट करा वो डिकम्पोज हो गया इनटू टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. फिर आपने वो हीटिंग कंटिन्यू रखा. हीटिंग कंटिन्यू करने से क्या हुआ, आपके पास जो फेरस सल्फेट था वो फर्दर डिकम्पोज हो गया इनटू Fe2O3, SO2 और SO3 में. ठीक है, एक कंपाउंड ब्रेक हो गया इनटू टू और मोर देन टू न्यू कंपाउंड्स. तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, जैसे कि आपको ये कंपाउंड दे देंगे कि व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन यू आर हीटिंग और व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू ग्रीन विट्रियोल. ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको ये रिएक्शन आना चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. और कई बार ये आपको दे देते हैं कि FeSO4 को जब आपने हीट करा तो उसके क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. क्लियर? सो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अब देखो, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें क्या हो रहा है, AB को जब आप
हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो डीकम्पोज हो रहा है A+B में। ओके, यही इससे पहले वाला जो हमने रिएक्शन पढ़ा था दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था, ए और बी कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे थे सी, या मान लो AB। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, यहां पे एक कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है दो न्यू रिएक्टेंट, दो न्यू प्रोडक्ट्स में, और यहां पर आपने दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स लिए और वो कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं AB। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहा है, ये यहाँ पर AB स्प्लिट हो रहा है A और B में, और यहाँ A और B कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म AB। तो दोनों रिएक्शंस कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है कि व्हाई, हाउ कम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कुछ नहीं करना, वहां पर आप पहले डीकम्पोजिशन एक्सप्लेन करना, देन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सप्लेन करना, और दोनों को एग्जाम्पल्स के थ्रू आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाउ दे बोथ रिएक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए, ये तो था जब आप डीकम्पोजिशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जो इस टाइप की डीकम्पोजिशन होती है जिसमें आप हीट प्रोवाइड करते हो, इसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तब उस टाइप की डीकम्पोजिशन को हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट, यू आर कैरिंग आउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब जब आप डीकम्पोजिशन कैरी आउट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं और उनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, लेट्स सी दैट। सो नाउ व्हेन यू आर कैरिंग आउट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब आप डीकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हो तो उस डीकम्पोजिशन को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट के लिए मैं एक सिंबल यूज करती हूँ H न्यू। ठीक है, दिस न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो दिस इज H न्यू, या तो आप लाइट भी मेंशन कर सकते हो और यू कैन मेंशन इट सिंबल H न्यू, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब AgCl के थ्रू आप लाइट पास करते हो, ये स्प्लिट हो जाता है इंटू Ag प्लस क्लोरीन। ठीक है, ये यहां पर आपके पास व्हाइट कलर का होता है, when it comes in contact with light it turns into gray. Okay, that is why it is advised कि सिल्वर क्लोराइड को जनरली हम डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करें, बिकॉज whenever it comes in contact with light उसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट हो जाता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई सिल्वर क्लोराइड शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड in a dark colored containers. Coming on to electricity. When the decomposition is carried out in the presence of electricity, उसको हम बोलते हैं electrolytic decomposition. ठीक है, what it is called as electrolytic decomposition. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, वाटर के थ्रू आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में व्हेन यू विल पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। हाइड्रोजन मिल जाएगा आपको कैथोड पे और ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको एनोड पे। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये कुछ इस तरह बैलेंस हो जाएगी। बैलेंसिंग हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो जब हमने इसको बैलेंस करा, ये इस तरह बैलेंस हो जाएगी। तो आप देखो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो आपको यहाँ पर मिल रहा है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, इट्स ऑलवेज डबल देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो आपको तीनों डिफरेंट टाइप्स का डिकम्पोजिशन समझ में आ गया। द डिकम्पोजिशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, that is called photolytic decomposition, and the decomposition that takes place in the presence of electricity, that is known as electrolytic
डीकम्पोजिशन, मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हो एंड देन योर रिएक्टेंट इज गेटिंग स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? सो दिस वाज अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। व्हाट क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर? आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीनों का एक एक एग्जांपल पूछा जा सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। क्लियर? So moving on to the next type of reaction, that is displacement reaction. Displacement reaction हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं metals नॉन metals में। So आइए देखते हैं क्या होता है displacement reaction। तो displacement reactions में क्या होता है? A more reactive element displaces the less reactive element, है ना? ये हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं। जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रिएक्शन है A प्लस BC। ये आपके पास कोई भी मेटल है, ये आपके पास किसी डिफरेंट मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। नाउ इफ A इज मोर रिएक्टिव देन B, तो A B को डिस्प्लेस कर देगा और आपके पास न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा AC प्लस B बाहर हो जाएगा। क्लियर? मींस B बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आया? कोई एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। लेट सपोज वी टेक जिंक प्लस HCl। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है? मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी पहले भी, और एक निमोनिक भी बताया था, हाउ यू कैन रिकॉल, हाउ यू कैन रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। क्या था रिएक्टिविटी सीरीज? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, आफ्टर दैट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यही थी रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसे जैसे हम डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज मूव करते रहते हैं, वैसे वैसे जो रिएक्ट करने की टेंडेंसी है मेटल्स की वो कम होती रहती है। ओके, द मेटल्स व्हिच आर अबव हाइड्रोजन इन दिस सीरीज आर जनरली कंसीडर्ड एज मोर रिएक्टिव, and the hydrogen which are less which lie down in the reactivity series after hydrogen, तो उनको हम कंसीडर करते हैं as less reactive elements। okay, तो अकॉर्डिंग टू इट अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक है, यही होगा रिएक्शन। लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। सपोज मैंने लिया कॉपर प्लस H2SO4 ले लो। अब क्या रिएक्शन होगा? हमने लिया कॉपर प्लस H2SO4। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। हाइड्रोजन पहले आता है, कॉपर बाद में आता है ना? मतलब कॉपर यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस हियर एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। समझ आया? तो इस टाइप से अगर आपके पास कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और आपके पास न्यू प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बट इफ द रिएक्टिंग मेटल इज लेस रिएक्टिव या आपके सॉल्ट सॉल्यूशन से या जो भी अदर डिफरेंट आपके पास सॉल्यूशन है उससे, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। समझ आया? So this is the displacement reaction. Coming on to the next type of reaction, that is double displacement reaction. What is double displacement reaction? Double displacement reactions में क्या होता है? Double displacement reactions में cations और anions of the reacting species वो interchange हो जाते हैं। मतलब क्या है मेरी बात का? जैसे AB plus CD, ठीक है, ये cation मान लो, B anion, इसको केटाइन मान लो, इसको एनाइन। फॉर लेट सपोज फॉर एग्जांपल, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो केटाइन और एनाइन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब इसका केटाइन इसके एनाइन के साथ कंबाइन कर जाएगा और इसका केटाइन इसके एनाइन के साथ कंबाइन कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? अब देखो, ए केटाइन जब डी एनाइन के साथ कंबाइन करेगा तो बन जाएगा आपके पास AD, और जब सी केटाइन बी एनाइन के साथ कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा CB। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दो टाइप्स में आते हैं। एक आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस।
मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सोडियम केटायन है और इसमें क्लोराइड एनायन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, मिल गया आपको NaCl। ठीक है, फिर ये आपके पास केटायन है बेरियम और सल्फेट एनायन है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, मिल जाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के साथ मैंने डाउन एरो दिखाया है। डाउन एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? मींस द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज टेकिंग प्लेस। क्लियर? तो ये जो एग्जांपल बताया एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, एक दूसरे के केटायंस और एनायंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके साथ साथ एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। सो समझ में आ गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना। यही अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आपको पता है एसिड बेस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एग्जांपल ले लो न्यूट्रलाइजेशन का, जैसे NaOH प्लस HCl, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, इसका केटायन इसका एनायन, NaCl इसका केटायन इसका एनायन, क्या बन जाएगा? वाटर, H2O। हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और एक टाइप का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो क्लियर हुआ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, फर्दर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स को चलो हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। पहला कंसेप्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड मींस अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो किसी रिएक्शन में या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, क्या बोला मैंने? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर रिडक्शन देखो साथ में, अगर आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो किसी रिएक्शन में या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन में? गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? एक एग्जांपल लेती हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। मैंने लिया कॉपर प्लस वाटर गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो कॉपर किस में चेंज हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में। Cu से मेरे पास क्या बन रहा है? CuO। ओके, यही देखिए वाटर किस में चेंज हो रहा है? हाइड्रोजन में। मेरे पास वाटर से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आप देखिए कॉपर से जब कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो है आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखो वाटर से जब हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, जब वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन, तो यहाँ वाटर में ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन। समझ आया ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? अब ये एक सिंगल रिएक्शन लिया था मैंने, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, बोथ द प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना, एक साथ हो रहे हैं दोनों, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस।
रिडॉक्स का मतलब when the oxidation and reduction are taking place simultaneously, एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिएक्शन में, रिडक्शन भी हो रहा है, then it is termed as redox reaction. कैसे याद कर सकते हो? रेड से रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. क्लियर हो गया? तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे मैंने लिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोक, ठीक है, मैं रिडक्शन कर रही हूं इसका. तो जिंक ऑक्साइड प्लस कोक के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा जिंक प्लस CO अलग हो जाएगा. अब देखिए, एक सेकेंड इरेज कर लेती हूं. अब देखिए, इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है? जिंक में. और कार्बन किस में चेंज हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में. कोक किस में चेंज हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में. ठीक है, तो अब यहां पर देखो, जब ऑक्सीजन से, यहां जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. क्या हो रहा है? मतलब रिडक्शन. यहां पे देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. क्लियर हुआ? अब यहां पे भी देखो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, सो दिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो देखो, ये तो था अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. एक और डेफिनेशन हो सकती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है देन दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज रिडक्शन. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया सिल्वर, ये डिकम्पोज कर दिया मैंने इसको सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में. अब यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब है कि वहां रिडक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया Fe3 प्लस. Fe3 प्लस प्लस इसमें मुझे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे. जब मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी मेरे को मिल गया Fe. यहां पर देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. Fe3 प्लस से अगर मुझे Fe में चेंज होना है तो मुझे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट होंगे ना. तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन. ठीक है, कई बार आपसे पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन. सो फॉर दैट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर हो गया? So this was about oxidation, reduction and redox reactions. अब अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि what is chemiluminescence. Chemiluminescence क्या होता है? आपने देखा होगा fireflies. Fireflies generally glows in the dark. तो वो ग्लो कैसे करते हैं? Chemiluminescence ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन होने की वजह से लाइट इमिट आउट होती है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज chemiluminescence. तो अब क्या होता है फायरफ्लाइज में, इन द डार्क उनके स्टमक में एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन देयर बॉडी. तो जब वो एंजाइम जनरेट आउट होता है, दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं. तो अगर आपके पास कई बार पूछ सकते हैं कि व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लोज, so they glow because of the property of chemiluminescence. That means because of some chemical reaction light will be emitted out. Clear? चलिए, moving on to the next topic, that is corrosion or rusting. अब आप बहुत फेमिलियर होंगे इस टॉपिक से, corrosion और rusting से, as you have studied it in your junior classes as well. क्या होता है corrosion? अब देखो, जैसे जो भी मेटल आर्टिकल्स होते हैं, कुछ टाइम बाद जो उनका शाइनी अपीयरेंस होता है वो लूज आउट हो जाता है ना. दे डू नॉट कीप ऑन शाइनिंग आफ्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो वो क्यों होता है? बिकॉज
जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट हो जाती है व्हेन दे आर केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, बेसिकली द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर, उस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन। जैसे कि आपने देखा होगा जो कॉपर होता है, आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। दैट ग्रीन लेयर इज डिपॉजिटेड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट लेयर ओवर द कॉपर सरफेस। ठीक है, वो ग्रीनिश लेयर दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर आर्टिकल्स, वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि उसके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन इट इज केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कोरोजन हो गया। ठीक है, कॉपर का। यही अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आपने देखा होगा कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं व्हेन यू जस्ट परचेज इट, बट आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाता है। हाउ कम दैट रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट्स ऑन द आयरन आर्टिकल्स? जब आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, तो उसके ऊपर उसके साथ रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, या एयर और मॉइस्चर के साथ, और उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है रेडिश ब्राउन, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.xH2O। तो ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ दिस रेडिश ब्राउन लेयर ओवर द आयरन आर्टिकल्स, उसका जो सरफेस है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो जनरली हम सारे जो जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोरोजन, बट स्पेसिफिकली इफ द कोरोजन इज टेकिंग प्लेस फॉर आयरन, अगर हम आयरन के लिए बात करें तो उसके लिए हम एक डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं जो कि है रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग इज स्पेसिफिकली टर्म्ड फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन आर्टिकल्स, लेकिन बाकी सारे मेटल्स के लिए वी यूज द टर्म कोरोजन। क्लियर? अब कोरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो या रस्टिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू, either you can grease the iron articles, either you can like oiling कर सकते हैं अपने iron articles की, और what you can do is galvanization। क्या होता है galvanization में? बेसिकली हम जो हमारा मेटल सरफेस है उसको हम कवर कर देते हैं विद द कोटिंग ऑफ जिंक। जब हम सपोज मेरे पास मेरे आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने उसके ऊपर कोटिंग कर दी ऑफ जिंक, तो मेरा जो मेटल है वो तो फर्दर अंडरनीथ वाला जो मेटल है दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग फर्दर रस्टेड और कोरोडेड, बट जो ऊपर जिंक लेयर है उसी पे इफेक्ट होगा, बट द लोअर आर्टिकल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग फर्दर कोरोडेड। क्लियर हुआ? तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब कोटिंग ऑफ जिंक इज डन ओवर द आयरन आर्टिकल्स। समझ आया? सो दिस इज रस्टिंग, दिस इज कोरोजन। अब जो नेक्स्ट चीज आपको इसमें पढ़नी है दैट इज रैंसिडिटी। क्या होता है रैंसिडिटी? Now rancidity means, rancidity first of all it is derived from a Latin word ranidus। ranidus का मतलब होता है a food that is having a bad smell or taste। ठीक है, a food that is having bad smell or odor or bad taste, उसको हम बोलते हैं ranidus। तो rancidity यहाँ से derive हुआ है इस word से। इसका मतलब होता है कई बार जो फूड आइटम्स होते हैं that becomes rancid, वो स्टेल हो जाते हैं, उनकी जो ऑर्डर है या उनका टेस्ट है वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाता है, मतलब वो रैंसिड हो जाते हैं। तो क्यों रैंसिड हो जाते हैं वो फूड आइटम्स? बिकॉज उन फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उन फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो फूड आइटम्स जो है वो खराब हो जाते हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट कंज्यूम देम फर्दर। तो हम क्या कर सकते हैं रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए? बहुत सारी चीजें की जाती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम ऐड करते हैं अपने फूड्स में, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, वो भी प्रिवेंट करता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स। दूसरा व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टोर द फूड आइटम्स एट अ लो टेम्परेचर, मतलब रेफ्रिजरेट कर सकते हो। आपने देखा होगा इन समर्स आपका जो फूड होता है अगर आप उसे फ्रिज के बाहर रखते हो वो जल्दी स्टेल हो जाता है एज कंपेयर टू द फूड दैट इज केप्ट इन फ्रिज, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी इज लोअर्ड व्हेन इट इज एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो फ्रिज में जनरली जो रैंसिडिटी एक्टिविटी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए यू कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी बाय स्टोरिंग द फूड एट अ लोअर टेम्परेचर।
Third thing what you can do is you can add some other gas like nitrogen in the फूड आइटम्स. आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो बहुत फ्लफी होते हैं. वाई आर दे सो फ्लफी? बिकॉज उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है सो दैट उन चिप्स के पैकेट्स का ऑक्सीडेशन ना हो पाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ऑक्सीडाइज ना कर दे. दैट्स वाई इट इज फ्लश्ड विद नाइट्रोजन. दैट्स वाई वो बहुत फ्लफी होता है. ठीक है, वरना अगर उसमें नाइट्रोजन नहीं होगा तो इजिली उन फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. और what else you can do to prevent rancidity is you can do airtight packing. एयरटाइट पैकिंग में भी क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन या मॉइस्चर एंटर नहीं कर पाएगा एंड द फूड विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग rancid, from getting rancid. क्लियर हुआ rancidity क्या होता है? So this was some chemical reactions that takes place in different elements. जो भी chemical reactions you have to study in this chapter, this was all about it. So I hope you have liked the video. Thank you for watching.